प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाक्रम कवर कर रहे हैं। मैंने आपको जनवरी का घटनाक्रम बताया था योजना चक्र के फरवरी अंक के जरिए। जनवरी के बाद अगला अंक रहेगा, अगला महीना रहेगा फरवरी, और फरवरी का घटनाक्रम हम कवर कर रहे हैं योजना चक्र के मार्च अंक के जरिए। इसमें बजट से संबंधित कुछ बातें भी दी गई हैं, कुछ नहीं बहुत बातें दी गई हैं, पर उस बजट की थोड़ी सी झलकियां या जो एकदम महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप याद रखिएगा। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, आंकड़ों के जाल में फंस करके एकदम से परेशान नहीं होना रहता है प्री के स्तर पर उन आंकड़ों को यदि आप अपनी शैली में, जीवन शैली में शामिल कर लेंगे तो फिर आपको मेंस में निबंध लिखने में काफी सहायता मिलती है। तो हम मार्च अंक कवर करना शुरू करते हैं। इसमें पहला घटनाक्रम दिया हुआ है, देखिए, छत्तीसगढ़ धान खरीदी योजना 2024-25। 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। 26.85 लाख किसानों ने कराया था पंजीयन और 24.72 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। तो ये प्रमुख बिंदु हैं। इसमें से कुछ आंकड़े जो आपको याद रखने हैं, देखिए, इस वर्ष समर्थन मूल्य पर, यानी वो जनवरी के समय का घटना है और अभी तो फिर धान खरीदी का समय चल रहा है, आप जान रहे हैं। ये मैं आपको जनवरी महीना जब शुरू हो रहा था, अब दिसंबर में हैं हम, जनवरी की बातें आपको बता रहा हूं। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी गवर्नमेंट के द्वारा की गई और ये सिलसिला चलते ही रहेगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कटिबद्ध है। आप यदि ये एक फिगर याद रख सकते हैं, 144.92 लाख मीट्रिक टन, ये पिछले वर्ष का फिगर है, इतना धान सरकार के द्वारा खरीदा गया था। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी रहती है वो रहता है धान का समर्थन मूल्य। अब देखें बजट पर हम अपना ध्यान। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। अब ये कुल बजट का अनुमान कितने का था, देखिए, 147,500, ये फिगर आप याद रखेंगे। बजट का ये आंकड़ा, आय का कुल अनुमान मतलब कितना था, 147,500। पिछले अनुमान से ज्यादा है। पिछला कितना था, उसके पहले वाला 121,500 2023-24 में, और यहां पर 2024-25 में 147,500 और व्यय 147,446। अब यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, कोचिंग सेंटर में दोबारा आप तैयारी कर रहे होंगे, यदि आप राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी, इन चीजों से परिचित होंगे तो ये आंकड़े आपको बड़े आकर्षक लगेंगे। और यदि आप अभी प्री के लेवल पर शुरुआती दौर में हैं, पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो एकदम ज्यादा आप इन आंकड़ों को लेकर परेशान मत होइएगा। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजों को धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। नवगठित सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट अमृतकाल के नींव का बजट है। यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि, GYAN, ज्ञान का फुल फॉर्म याद रखें और ज्ञान शब्द का आप अपने निबंध में हमेशा प्रयोग करें। जब भी आपको महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखना रहेगा, रोजगार पर निबंध लिखना रहेगा, तो अब ये हमारे स्लोगन में शामिल हो गया है। किस पर हम केंद्रित होते हैं, GYAN, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी। तो हमारा जो बजट है वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि, साथ ही पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने वाला, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, बजट में जो व्यय होता है उसका दो सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जब बजट पूंजीगत व्यय पर फोकस होगा, पूंजीगत व्यय जब भी बढ़ाया जाएगा बजट में, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का, देश का सुधरता है। तो इस बजट के प्रमुख बिंदुओं को आप ऐसे सुनते चलें ताकि आप इकोनॉमिकली सोचने के लिए, आर्थिक तत्वों को सोचने के लिए आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो। देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों का प्रारूप तैयार किया गया। क्या है ये 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ? पहला, ज्ञान हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु। पहला क्या है? ज्ञान।
और ज्ञान का फुल फॉर्म बार बार बता रहा हूं, अब एक नया शब्दावली है हमारे देश में, यही चार अब हमारे सेंटर में रहेंगे, सोचने के सेंटर में। देश को विभिन्न प्रकार की सोचों से बाहर निकालकर जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, ज्ञान हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु। मेंस में निबंध लिखते समय इस तरह की आधुनिक चीजें, मतलब जो अभी कही जा रही है, वो आपके निबंध में जरूर आना चाहिए। तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तो अब जहां पर भी अब रिफॉर्म की बात आएगी, जहां पर भी अब किसकी बात आएगी, किसी भी क्षेत्र में विकास की, वहां पर अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मायने रख रही है। कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, सड़क निर्माण में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। जितने गवर्नमेंट मतलब जो परंपरागत राजस्व विभाग था, परंपरागत जो नक्शा खसरा बनता था, सबकी जगह किसने ले ली है, टेक्नोलॉजी ने। और टेक्नोलॉजी लोगों के कार्य को, लोगों के जीवन को आसान बना रही है। तो हम तकनीक आधारित रिफॉर्म पर जोर देंगे, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास हम करना चाहेंगे। तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। याद रखिएगा, जब हम पूंजीगत व्यय मतलब जो हमारा व्यय होता है, यदि वो पूंजीगत व्यय नहीं है तो विकास रुकने लगता है। और इसे सरल तरीके से समझिएगा, यदि हम अपने रोजमर्रा की जरूरतों पर, जब भी आप बजट को समझना चाहें तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट रहे कि जैसे आपके घर का बजट, वैसी आपके प्रदेश का बजट और वैसी देश का बजट। आप अपने घर का हर महीने का बजट बनाने के बारे में सोचें। कुछ लोग बिना बजट के चलते हैं, बेतरतीब जीवन जीते हैं, और कुछ लोग का बजट बना रहता है। क्या है बजट? अब मैं यहां पर फोकस हो रहा हूं। आपकी इनकम कितनी होने वाली है और आप उसमें से व्यय कितना करेंगे, बचाएंगे क्या, इसी सब का पूर्वानुमान लगाना तो बजट है। पर मैं ज्यादा समझाने लगूंगा तो मैं करंट अफेयर के बदले अभी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं ऐसा लगने लगेगा। तो जैसे आप अपने घर में जितनी आय हुई सबको व्यय कर दिए, तो आपके पास बचा क्या, विकास के लिए। यदि आप बचत करेंगे, कुछ चीजें जोड़ करके रखेंगे, तो फिर उसको अपने विकास कार्य में, आर्थिक उन्नति में लगा पाएंगे। तो वैसे ही होता है, यदि हम अपने बजट में क्या कर पाते हैं, पूंजीगत व्यय बढ़ाते हैं, मतलब हमारे पास कुछ पैसा अपने सामान्य खर्चों से बचता है, राजस्व व्यय से बचता है, और हम उसे पूंजीगत व्यय में लगाते हैं, तब फिर विकास होता है, तब फिर देश प्रदेश आगे बढ़ता है। तो हम अपने बजट में देखिए, इसे अपने लक्ष्य के रूप में रख रहे हैं। हम तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करेंगे। हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर हमारा जोर होगा। तो ये भी आप इकोनॉमी में जानते होंगे, मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसा आप जानते होंगे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों की जिक्र होगी, और तृतीय क्षेत्र में सेवा का जिक्र होगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे उस अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हमारा बजट अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर देगा। और सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त ये बजट निजी निवेश भी सुनिश्चित कराएगा। तो आज तो जानते ही हैं, जमाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का चल रहा है ना। वैसे भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही देश हैं, और विकास के लिए सरकार के प्रयास जितने आवश्यक हैं, निजी क्षेत्र की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। 7वां पॉइंट और बड़ा प्यारा है, और ये तो छत्तीसगढ़ का ध्येय रहेगा ही। बजट बनाएंगे तो हमारा मूल मंत्र रहेगा, बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो। केवल जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ है, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, यही जांजगीर चांपा, इतने ही बस हमारा विकास का कोरबा, यही बस हमारे विकास के दायरे में ना आए। विकास की असली जरूरत तो महसूस होती है सरगुजा के पर्वतीय क्षेत्रों में, वनांचल में। असली जरूरत विकास की महसूस होती है बस्तर में, है ना। और वहीं चुनौतियां भी हैं, आप सब जान रहे हैं। इसलिए हमने बजट में ही कह करके रखा है, बस्तर सरगुजा की ओर भी देखें। ये मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं, प्री से आप सुनते चलोगे तो मेंस में आपके निबंध में इकोनॉमी का फैक्टर, और जो आपका इकोनॉमी का पेपर है, उसमें बड़ी तकलीफ होते रहती है। उसमें जितनी बार आप ऐसी चीजों को सुनोगे, समझोगे, ये आपके दिमाग में एंट्री लेते जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर आपको निबंध लिखना रहेगा। तो हम अपने बजट पर ही ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान पर, मतलब गरीब पर, युवा पर, अन्नदाता पर, और
एन का मतलब नारी पर, हम तकनीक पर ध्यान दे रहे हैं, हम पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों के उचित इस्तेमाल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, हम बस्तर सरगुजा की ओर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। हमारे बजट का हिस्सा है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पैकेट्स का हमारी योजना है। और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ये तो आज के आधुनिक युग का कॉन्सेप्ट ही है। हम पंचायती राज के जमानों में जी रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में संस्कृति के विकास पर भी अपने बजट में ही ध्यान दे करके रखेंगे। जब तक हम बजट में धन सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम संस्कृति के विकास की गतिविधियों के लिए अर्थ कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे। क्रियान्वयन का महत्व, योजनाएं केवल इम्प्लीमेंट नहीं होती तो कागजी रह जाती हैं। मतलब योजनाएं बनाना जितना मायने रखता है, उन योजनाओं का उचित क्रियान्वयन भी उतना ही महत्व रखता है। ये हमारे बजट के 10 प्रमुख बिंदु थे। अब उसके बाद फिर से एक बार जो आंकड़े हैं पिछले बजट के, और अभी फिर से फरवरी में नया बजट आएगा, आप जान रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे अंक इकोनॉमी, ये सारे महीने इकोनॉमी की दृष्टि से बड़े निर्णायक होते हैं। तो देखिए राज्य की राजकोषीय स्थिति, राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि का अनुमान 22%। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 19,696 करोड़। इस फिगर को याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। और जो वीडियो देख रहे हैं जिनकी इकोनॉमी मजबूत है, कृपया कमेंट करके बताइए क्या होता है राजकोषीय घाटा। राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा, पहले लिखा है सकल राजकोषीय घाटा, फिर लिख रहा है शुद्ध राजकोषीय घाटा 16,296 करोड़ अनुमानित, जो जीएसडीपी का 2.90% है। किसका? जीएसडीपी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे जीएसडीपी पर। वैसे आप जीडीपी शब्द से परिचित होंगे, बस जीडीपी शब्द में एस जाकर के जुड़ा है, थोड़ी देर में आप समझेंगे। ये आंकड़े यहां पर कि आप जरूर याद रखें, पूरा बजट आप याद नहीं कर सकते, आपके मस्तिष्क की एक सीमा है। वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व आधिक्य 1060 करोड़ अनुमानित, और राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 22,300 करोड़, जो कुल बजट का 15% है। तो ये मैं आपको मार्च का अंक कवर करा रहा हूं, तो ये आपको बजट की पोजीशन दिख रही है। और अगले बजट से इसको आप कंपेयर करते चलें तो आप इन आंकड़ों से खेलना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों पर मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहूंगा। देखिएगा बजट में जो वित्तीय प्रावधान है इस पे समझिएगा। तो ये भी प्री में एकदम से याद कर करके पैनिक कंडीशन में आने के लिए नहीं समझा रहा हूं। ये आपको 100% निबंध लिखने में काम आएगा। जब भी आप सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिक्र करेंगे, या जब भी इंटरव्यू में आपसे सुझाव मांगा जाएगा, सरकार क्या कर रही पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी जुबान में चढ़ा रहेगा। दूसरा, निबंध का क्षेत्र आप जानते होंगे, समस्याओं को लिखा हुआ है पीएससी मेंस में, पर आप किसी समस्या के बारे में लिखेंगे, यही निबंध नहीं है। उस समस्या का आपको समाधान भी सुझाना रहता है, और उस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है उन प्रयासों को भी बताना रहता है। तो इस तरह की आप चीजों को पढ़ेंगे तो काम आएगा। देखिए गरीबों की स्थिति उठाने के लिए बहुत से हम कार्य करते हैं, उसमें से एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए उसके बारे में क्या है। प्रधानमंत्री बजट वर्ष 2024-25 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्तीय प्रावधान क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्तीय प्रावधान देखिए, 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। याद रखिएगा 18 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और इसके लिए 8,369 करोड़ रुपए का हम प्रावधान दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना जानते होंगे, महतारी वंदन योजना महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना को क्यों हम क्रियान्वित कर रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। हम ही लोग बोलते रहते हैं कि भाई महिलाओं को आप 1,000 हर महीने देकर के कैसे सक्षम बना लेंगे, क्या ये उचित है? तो फिर आपको इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा बतानी पड़ेगी कि महिलाओं को पोषित करना है, सशक्त करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ बातें समझिएगा, यदि किसी महिला के हाथ में अलग से 1,000 आता है, राशि थोड़ी सी लग रही है, पर देखिए पोषित करना, वो उसमें अपने लिए कुछ पौष्टिक चीजें ऐड ऑन कर लेगी अपने खाने में, किसी न किसी रूप से वो सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगी। मेरा एक विद्यालय भी है, मैं आपको बता रहा हूं, वहां सास और बहू दोनों के पास 1,000 रुपए आ रहा था।
और वो अपने बच्चों को मेरे विद्यालय में शिक्षा के लिए ले आई और उनका कहना था कि हम आपके स्कूल में लाना चाहते हैं, तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, बस हमें एक सुविधा दे दीजिए। इनकी फीस, बहू लेके आई थी अपने बच्चे को, इनकी फीस आप एक साथ ना लेकर के इंस्टॉलमेंट में लेने लगे। तो मैं कहा इससे क्या मतलब है, पैसा तो आपको देना ही है ना। तो बोले नहीं, महतारी वंदन योजना की राशि का हम सदुपयोग करेंगे, हमारे पास 2000 बच रहा है, अपनी आय से हम जी रहे हैं, इस 2000 एक्स्ट्रा को हम शिक्षा पे लगा रहे हैं। तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा जाता है तो पैसे का सदुपयोग करती हैं पुरुषों की तुलना में ज्यादा। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अभी चूंकि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं इसीलिए स्लोगन दिया जाता है, नारी पढ़ेगी विकास करेगी। पुरुष यदि शिक्षित होता है तो पुरुष बस शिक्षित होता है, नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। नारी के हाथ में आर्थिक समृद्धि आती है तो घर की आर्थिक समृद्धि का वो सहायक बनती है। ये महतारी वंदन योजना का उद्देश्य है, महिलाओं को पोषित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपए सहायता का प्रावधान है। आप जान ही रहे हैं ये योजना कब से लागू हुई, इस डेट को भी याद कीजिएगा। कृषक उन्नति योजना के लिए वृत्ति प्रावधान, तो इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कृषक उन्नति योजना, आप समझ रहे होंगे ये योजना धान खरीदी से क्या संबंध रखती है? यदि हाँ तो कमेंट करके बताएं, यदि ना लग रहा है आपको तो बताइए ये योजना क्या है, कुछ आप भी इसी बहाने मेहनत करें। तो पहला प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रावधान है, महतारी वंदन योजना के लिए वित्तीय प्रावधान है, कृषक उन्नति योजना के लिए वित्तीय प्रावधान है। चौथा पॉइंट भी जरूर याद रखना है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था, जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय प्रावधान। तो जल जीवन मिशन क्या है समझिएगा, ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। जो नल से जल आपूर्ति है वो तो शहरों में पहुंच ही रही है, गांव में अभी भी हर घर ऐसा नहीं है जहां नल से जल आपूर्ति हो जाए। बहुत विशाल देश, बहुत विशाल लक्ष्य। तो जल जीवन मिशन क्या है याद रखें, एक लाइन, वन लाइनर फैक्ट में, ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का मिशन किस नाम से जाना जाएगा? जल जीवन मिशन। फिर इसमें भले आप एड ऑन करना कि इसके लिए कितने का प्रावधान है, 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर तेंदुपत्ता संग्रहण छत्तीसगढ़ के लिए बेहद आवश्यक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा का भुगतान, यानी इस बजट के पहले का जो है 4,000 प्रति मानक बोरा था, अभी कितना किया गया? 5,500। और यदि बढ़ता है तो करंट अफेयर है, चीजें बदलती हैं, आपको एड ऑन करना पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए वित्तीय प्रावधान, रामलला दर्शन योजना के लिए वित्तीय प्रावधान, आगे मैं रामलला दर्शन योजना पर चर्चा करूंगा। बजट में इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के लिए वित्तीय प्रावधान, अब इसकी हेडिंग याद रखें, उद्यम क्रांति योजना क्या है? युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना लाई गई है, दिमाग में बैठा लें। जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति, उद्यम क्रांति योजना युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देना, राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान। आप जानते हैं नया रायपुर आपके सामने है, रायपुर राजधानी क्षेत्र है, उसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, बिल्कुल हम निवेशकों को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। मैंने पिछले वीडियो में इन शक्तिपीठों के बारे में आपको बताया है। जब तक आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, पढ़ाने वाले को मजा नहीं आता। क्लास में मैं विद्यार्थियों को उठाकर पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन चैनल यूट्यूब पर जीवंत रहे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइएगा कहां कहां पर 5 शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दें। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे। इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। रायपुर भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन होगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इको पर्यटन आपके दिमाग में रहना चाहिए।
जब कभी भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास और संभावनाएं आप लिखेंगे, पर्यटन स्थलों का परिचय देना है, समस्याएं बताना है, और गवर्नमेंट की नए नए प्रयासों में एक प्रयास इको पर्यटन है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर वो क्षेत्र हैं, इसलिए गवर्नमेंट का विशेष फोकस है। नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति शामिल की जाएगी। ई वाहन को प्रोत्साहन, याद रखें ईवी का जमाना चल रहा है, ई वाहन को प्रोत्साहन। कुसुम योजना क्या है, कमेंट करके बताएंगे। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए भी हम काम करेंगे। राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की भी हम प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं। फिर ये क्षेत्रवार बजट अनुमान है। आप एकदम से इस पर परेशान ना हो। यदि आपकी इकोनॉमी में रुचि है, आपको आंकड़ों से खेलने में मजा आता है, तो आप इन्हें याद करें, नहीं तो आप अभी स्किप करके आगे बढ़ें। आपका प्री निकालना यदि उद्देश्य है, महिला बाल विकास को, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को, खनिज संसाधन विभाग को, कैसा जा रहा है क्षेत्रवार, आपकी इच्छा है। शासन की प्रमुख योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान, तो देखिए ये योजनाएं आपको जरूर जाननी चाहिए। फिर वित्तीय प्रावधान आप याद रखिएगा। ये योजनाएं बार बार आती हैं, आती रहेंगी परीक्षा में। ये योजनाएं फोकस्ड किस पर है, ये आपको जरूर जानना चाहिए, इसलिए मैं इन योजनाओं को बता रहा हूं। कृषक उन्नति योजना चर्चा हो रही थी। देखिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, जवाब यहां आ ही गया। छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना एवं आर्थिक लाभ पहुंचाना। मेंस में लिखना रहता है तो पॉइंट वाइज लिखना रहता है। कृषक उन्नति योजना में आप केवल सीधा शुरू कर देंगे कि धान खरीदी की ये सरकार की योजना है, तो एक सतही आंसर कहलाएगा। उद्देश्य से शुरू कीजिएगा। सरकार कृषक उन्नति योजना क्यों ला रही है? छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए। मतलब किसान को जब हम सुनिश्चित करेंगे कि हम आपके धान की आपको सही कीमत दे रहे हैं, आपके हाथ में आय का साधन बढ़ा रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, तब तो किसान मन लगाकर खेती करेगा। प्रदेश आर्थिक समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा तो पूरी इकोनॉमी समृद्ध होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक लाभ। वित्तीय प्रावधान कितना है? रट डालें 10,000 करोड़ रुपए। और कृषक उन्नति योजना का शुरुआत देख लें वर्ष 2024 जो ये है, इसकी शुरुआत का वर्ष। कृषक उन्नति योजना के तहत इस वर्ष पे आप अभी मत उलझें ज्यादा, इस वर्ष का वित्तीय प्रावधान याद रखें। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। ये योजना है, मूल धान खरीदी की ही योजना है, आप जानते हैं। योजना के तहत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी, और योजना के तहत प्रत्येक किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी। ये पूरा याद रखना है। प्रति एकड़ कितने धान क्विंटल की खरीदी का लक्ष्य घोषित किया गया? 21 क्विंटल। कितना रुपए की दर से खरीदने का लक्ष्य घोषित किया गया? 3100 रुपए की दर से। आपको 100% कृषक उन्नति योजना याद रहनी चाहिए। अब आइए पीएम आवास योजना ग्रामीण। वित्तीय प्रावधान बार बार पढ़ने से फिगर याद हो जाएगा। योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई। पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। इसका नोडल मंत्रालय सबको पता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना। यानी अब केवल घर उपलब्ध कराना लक्ष्य नहीं रह गया, घर में बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए। यानी हम संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसका भी इसमें क्या है, एक प्रकार से उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। यानी ऐसा घर जो बुनियादी सुविधाओं से, लाइट से, पानी से, है ना, शौचालय की सुविधा से युक्त रहेगा। योजना की कुल लागत का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है। 60:40। यानी केंद्र सरकार इसका 60% वहन करती है। याद रखें, नाम केंद्र राज्य दोनों का होना चाहिए, है ना, तो दोनों सरकारें वहन कर रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और हिमालयीन राज्यों के लिए वो और भी चुनौतीपूर्ण स्थिति वाले राज्य हैं। पूर्वोत्तर को देश से जोड़ना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। पूर्वोत्तर कभी भी हमारे भारत से अलगाव महसूस ना करे। देखिए हमारे मन की भावनाएं कितनी साफ हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का अनुपात है। केंद्र सरकार देगा। जानते होंगे पूर्वोत्तर राज्य मतलब पूर्व की 7 रानियां, असम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, समझ रहे होंगे आप, त्रिपुरा, प्री में सब आप पढ़ते होंगे। तो इन पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90:10 के रेशियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त देते हैं, और जो अन्य क्षेत्र है वहां पर 60:40। मौद्रिक सहायता कितनी है? मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख, और वैसी पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 1.3 लाख। तो इतनी सुविधाएं आप याद करें। अन्य चीजें आप और जोड़ सकते हैं जहां पर दिया हुआ है, लेकिन तरीका वही होता है, खाओ उतना जिसको आप एक बार में पचा सको। मुझको क्या है, मैं तो सब बताते जाऊंगा, लेकिन आप पहले इतना याद कर ले, फिर ये आपकी जुबान में चढ़ गया, आप नीचे के फैक्ट याद कर सकते हैं। ये नीचे का याद नहीं हो पा रहा है तो ऊपर तो पहले कर ले। समझ रहे हैं? एक साथ सबको अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। फैक्ट याद नहीं हो पा रहे हैं तो योजना का संबंध किससे है याद कर लें। कृषक उन्नति योजना धान खरीदी से संबंध रखती है। जल जीवन मिशन योजना किससे संबंध रखती है भाई? घरेलू नल कनेक्शन से। तो देखिए अब आइए, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये किसका स्लोगन है? जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना प्रावधान है? 4,500 करोड़। शुरुआत 2019। यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। यानी जब यह योजना पूरी तरह से जमीनी स्तर पर आ जाएगी तो इतना पानी सबको मिलेगा, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। उसके बाद एक और योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, कृषक जीवन ज्योति योजना। तो जीवन ज्योति सुन करके इसको आप ज्योति यानी बिजली से मत जोड़िएगा, ये सिंचाई से जुड़ा हुआ है। बार बार आपके मैं दिमाग में लाना चाह रहा हूं। कृषक जीवन ज्योति योजना 5 HP तक कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 5 हार्स पावर के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति, यानी इसका संबंध सिंचाई से है। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति दी जाएगी किसानों को। कृषक उन्नति योजना आप पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, इसके लिए 3400 करोड़ का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतने घटनाक्रम के बाद श्री राम लला दर्शन योजना अच्छे से याद रखें भाई। वित्तीय प्रावधान 35 करोड़ रुपए। हर साल लगभग 20,000 प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। आ भी गए हैं लोग दर्शन करके, जान रहे होंगे। बताइएगा किस परिचित ने इस योजना का लाभ उठाया? रामलला दर्शन योजना 20,000 प्रदेशवासियों को ले जाया जाएगा। और इसमें कौन जा सकते हैं दर्शन करने गवर्नमेंट की ओर से? 18 से 75 आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ के निवासी। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा ये योजना क्रियान्वित की जा रही है। कितने का प्रावधान रखा गया है बजट में इसके लिए? 35 करोड़ का। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। जिनकी उम्र 55 से ऊपर की है, सीनियर सिटीजन, उनको पहले चरण में ले जाया जा रहा है। लेकिन 18 से 75 की आयु के कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, रामलला दर्शन कर सकते हैं। आगे देखिए, महतारी वंदन योजना बार बार चर्चा हो ही चुकी है। हर वर्ष मिलेगा 12,000 रुपए। ये भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। प्रधानमंत्री जनमन योजना क्या है, अच्छे से दिमाग में रखें। केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। क्या है? ये केंद्र सरकार की योजना है। अब इसका उद्देश्य समझें। इसका उद्देश्य जनजाति विकास है। जनमन योजना जनजातियों से जुड़ी है, ऐसा दिमाग में रखें। जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTG इसका उत्थान करना। जानते होंगे कौन कौन आते हैं छत्तीसगढ़ की, कौन कौन सी जनजातियां PVTG में आती हैं, आपको कमेंट्स करके बताना है। यह योजना जनजाति कार्य मंत्रालय इत्यादि इत्यादि के द्वारा प्रायोजित की जा रही है। इसके शीर्षक को याद रखें। क्या है इसकी शीर्षक? प्रधानमंत्री जनमन योजना। किया क्या जाएगा? देखो, इसके तहत गरीब और पिछड़ी बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदला जाएगा।
लाभार्थी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब जनजाति के लिए शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। धन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसकी वजह से धन नहीं है, धान विकास केंद्र होगा। इसकी वजह से धान उपज व्यापार में तेजी आएगी। 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर एनर्जी सिस्टम। तो आप मेंस में तो लिखेंगे ही इसको, अभी ज्यादा आपको तकलीफ महसूस होगी तो प्रधानमंत्री जन मन योजना PVTG, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अबू झमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, है ना, ये सब विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जानते ही हैं, इसके लक्ष्य से भी आप परिचित हैं, जरूर जाने, जरूर पढ़ें। अमृत मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, हर घर में पानी सुनिश्चित करने के लिए योजना चल रही है। तो इस तरीके से आपने कुछ चीजों को देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है, तो एक ही वीडियो में एकदम से इकोनॉमी पर यदि हम फोकस्ड हो जाएंगे तो आपको तकलीफ होने लगेगी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा। इससे संबंधित आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। फिर हम कुछ दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं पर, जैसे नियत नेल्लानार योजना। मैंने अपने एक वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पहले दी है, फिर से सुन लीजिएगा। इसके शब्दावली को ही याद रखना, ये पूछा जाएगा और पूछा भी जा चुका किसी न किसी परीक्षा में। नियत नेल्लानार योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने राज्य के नक्सल प्रभावित गांवों के लिए नियत नेल्लानार योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराना है। नियत नेल्लानार का शाब्दिक अर्थ याद रखें, आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज। यह कहां से आया? यह शब्द स्थानीय दंडामी बोली, दक्षिण बस्तर में बोले जाने वाली बोली से आया। योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव में सुविधाएं और लाभ मिलेगा। क्या है सुरक्षा शिविर? जो जानता है बस्तर की जमीनी हकीकत, उसको पता है कि बहुत से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर बेस कैंप लगाए गए रहते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति रहती है, पुलिस डिपार्टमेंट का विशेष सजगता रहता है, तो वहां का गांव ज्यादा फोकस्ड रहेगा। कौन सी योजना में? नियत नेल्लानार योजना में। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, 5500 रुपए किया गया। अब फिर से एक नेक्स्ट योजना आ रही है, प्रदेश में PM श्री योजना शुरू। ये योजना क्या है? ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जन मन योजना आदिवासी विकास से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्लोगन आया PM श्री योजना, ये स्कूल शिक्षा से। योजना का पूरा नाम PM श्री स्कूल योजना। योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 211 शालाओं का चयन किया गया। प्रत्येक स्कूल पर 2 करोड़ रुपए खर्च करके हब एंड स्पोक मॉडल पर उसे अपग्रेड किया जाएगा। हब एंड स्पोक, हब नामक सलाहकार संस्था सेंट्रलाइज्ड रहेगी और स्पोक चारों तरफ घूमेंगे। हब नामक सलाहकार संस्थान को केंद्रीकृत किया जाएगा और आत्म सुधार के लिए सलाहकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से स्पोक की माध्यमिक शाखाओं के माध्यम से सलाहकार संस्थान का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। एकदम से परेशान ना हो, याद क्या रखना है इसमें से। ये PM श्री योजना किससे जुड़ी है? स्कूली शिक्षा से। छत्तीसगढ़ के कितनी स्कूलों को जोड़े जाने का पहले चरण में लक्ष्य है? 211 स्कूल। एक स्कूल पर कितना खर्च कर रहे हैं? 2 करोड़ रुपए। और हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल का संबंध है शिक्षा से और PM श्री योजना से। नेक्स्ट करंट अफेयर आप जाने, झुमका जल महोत्सव 2024। तो कहां है झुमका? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां किया गया? झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुनघुट्टा जलाशय सोनहत। डिक्लेयर भी किया गया कि झुमका जलाशय और घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाया जाएगा। इसलिए अचानक से प्री का क्वेश्चन आपको दिखेगा, झुमका जलाशय कहां है? आप परेशान हो जाओगे, क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि वहां गवर्नमेंट घोषणा करके आ रही है। झुमका जलाशय बैकुंठपुर, घुनघुट्टा जलाशय सोनहत। कहां है झुमका जलाशय? तीसरी बार बता रहा हूं, बैकुंठपुर कोरिया जिला, झुमका नदी पर स्थित है। झुमका जलाशय के मध्य झुमका आइलैंड का निर्माण किया गया है। याद रख लें, इस जगह को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देश के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव स्थित देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। चित्र भी आपको दिख रहा है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया, देश का है ना, नहीं सॉरी प्रदेश का है ना, यहां पर देश के लिखा हुआ है, इस आंकड़ों को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा सोलर सेंटर प्रदेश का तो है ही, क्या ये देश का है? चेक करें। फिलहाल जब तक मैं आगे ना बताऊं, आप ये तो दिमाग में बैठा लें कि प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर किया गया? राजनांदगांव। ये कहां है? जगह देखिए, यह प्लांट राजनांदगांव जिले के ढाबा गांव के पास स्थित है। यह प्लांट 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी क्षमता 120 मेगावाट है। प्लांट को स्थापित करने की परियोजना 2016 में शुरू की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट होगा, इत्यादि बातें। नेक्स्ट, यहां पर नीचे भी एक घटनाक्रम दिया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग नगर में कलई रोड किनारे छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनकर तैयार हो गया है। आरंग नगर कलई रोड के किनारे। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग नगर कलई रोड के किनारे। अब फिर से एक नया पेज और बहुत प्यारी जानकारियां आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब ये कला और संस्कृति से जुड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार मिला। और जब मैं भारत का करंट अफेयर आपको प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से पढ़ा रहा था, उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है। देखिए कौन है ये छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियां जो पद्म पुरस्कार पा रही हैं। इस बार छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। रायगढ़ के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को कला के क्षेत्र में, रामलाल बरेट, इनका संबंध किस विधा से है? नर्तन। कौन सा नृत्य करते हैं? कथक नृत्य। कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद्र माझी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। कला के क्षेत्र में पद्मश्री रामलाल बरेट। कहां से है रामलाल बरेट? रायगढ़ के कथक नर्तक हैं। हेमचंद माझी कहां के वैद्य हैं? नारायणपुर के। और फिर जसपुर के जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। तीनों का नाम और तीनों के क्षेत्र। जागेश्वर यादव का क्षेत्र, जागेश्वर यादव जी का क्षेत्र है समाज सेवा, हेमचंद माझी जी का क्षेत्र है चिकित्सा, और रामलाल बरेट जी का क्षेत्र है कला। तीनों याद रखें, बाकी चीजें आप और अपने दिमाग में रख सकते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सम्मानों के बारे में जानकारी दी गई है। आप बिल्कुल चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। और पडवानी गायिका हमारी तीजन बाई जी को ये तीनों सम्मान मिले हैं, ये भी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 मिला, ऊर्जा विभाग देता है। तो ऐसी एक लाइन में पूछेगा, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किस प्रदेश ने जीता? तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जीता। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, सुकमा में रामाराम मेले का आयोजन, बहुत ध्यान देने लायक घटना है। मेंस में भी पूछेगा रामाराम मेला, टिप्पणी लिखो करके, इसको पूरा पढ़िएगा। सुकमा में इस वर्ष रामाराम मेला 20 फरवरी को आयोजित किया गया। रामाराम में प्रतिवर्ष फरवरी माह में भव्य मेला का आयोजन होता है। बस्तर के इतिहास के अनुसार 608 सालों से यहां मेला आयोजन होता आ रहा है। वहीं सुकमा जमींदार परिवार रियासत काल से यहां पर देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं।
माँ रामा रामीन की डोली रामा राम के लिए राजवाड़ा से निकलती है। माता की डोली की पूजा नगर में जगह जगह होती है। इस उत्सव में आसपास के देवी देवता भी पहुंचते हैं। रामा राम मेले के बाद जिले में जगह जगह मेले का आयोजन शुरू होगा। मान्यता है कि रामा राम में 3 देवियों का मिलन होता है, जो 3 बहनें हैं। कौन है? माता चिटमिटिन, रामा रामीन और मुजरिया छिंदगढ़। रामा राम में चिटमिटिन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तो देखिए, चिटमिटिन देवी, चिटमिटिन अम्मा देवी का मंदिर कहाँ है? रामा राम। रामा राम कहाँ है? सुकमा। रामा राम में मेला कब लगता है? फरवरी महीने में। इस क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था होने के कारण रामा राम सुकमा का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान दक्षिण की तरफ गमन के दौरान रामा राम पहुंचे थे। वर्तमान में यहाँ मंदिर है। मान्यता है कि श्री राम ने भूदेवी की आराधना यहाँ की थी। बार बार इस न्यूज को पढ़ लीजिएगा, आपकी स्थायी मेमोरी में जाना चाहिए। ये पद्म पुरस्कार आपकी स्थायी मेमोरी में जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण ये अंक है, इसका ध्यान से आप क्या करें? अध्ययन करें। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत में आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा, अच्छी बात है। आप इस तरह की सुविधाओं का छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए योगदान, मतलब आर्थिक विकास या तकनीकी समृद्धि में प्रगति के चरण में इस तरह की बातों का जिक्र कर सकते हैं। सिरपुर महोत्सव आपको जरूर जानना चाहिए। यह भी फरवरी माह में माघी पुन्नी के अवसर पर, माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। आपको 12 महीने और उनका मेलों से संबंध पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 12 महीनों को जाने, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। और हर महीने का कैसे संबंध है ऋतुओं से, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, पर आपको बार बार याद दिला रहा हूं। मेरे इसी चैनल में जानबूझकर मैंने वीडियो शुरू में डाला छत्तीसगढ़ की संस्कृति, और वहां पहली शुरुआत मैंने 12 महीनों से की कि चैत्र का महीना महत्वपूर्ण है। चैत्र नवमी, राम नवमी, मां भगवती की, दुर्गा माता की उपासना हुई, फिर देश को अवतार मिला भगवान राम। मैं सारी चीजों को सिस्टम से समझाते गया हूं। आप कृपया एक बार जाकर के छत्तीसगढ़ के या भारतीय कैलेंडर के 12 महीनों को जरूर देखें। सिरपुर महोत्सव होता है माघी पुन्नी के अवसर पर। अब आपको माघ का महीना याद रहे तब ना भाई, और फिर उसका आप मेलों से संबंध जोड़ेंगे। इसलिए मेरे पिछले वीडियो को इस चैनल में खोजें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति वाला, 3 से 4 भाग में है। सिरपुर महोत्सव फरवरी महीने में कहां हुआ? महानदी तट पर माघी पूर्णिमा के आयोजन पर। ठीक है, सिरपुर पर 60 नोट्स बनना चाहिए मेंस के लिए। 6 लाइन आपका सिरपुर पर तैयार होना चाहिए। अभी मैं नहीं बता रहा हूं ज्यादा इसके बारे में, ये तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। सिरपुर अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता के कारण आकर्षण का केंद्र है। सिरपुर शिव, वैष्णव, बौद्ध धर्मों के प्रमुख केंद्र भी है। यह 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी थी। लीजिए, योजना चक्र ने आपके लिए यह भी लिख कर दे दिया। यह स्थल पवित्र महानदी के किनारे बसा हुआ है। सिरपुर में सांस्कृतिक व वास्तु कौशल की कला का अद्भुत संग्रह है। सिरपुर महोत्सव और सिरपुर शहर 60 नोट्स रहे। राजिम शहर 60 नोट्स रहे। ये सब मेंस में काम आता है। कोंडागांव जिला बनेगा प्रदेश का पहला निर्यात केंद्र। तो कोंडागांव जिले में लघु वनोपज निर्यात केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां? कोंडागांव। अमृत भारत स्टेशन योजना, छत्तीसगढ़ के 30 से अधिक स्टेशनों का इसके तहत उन्नयन किया जाएगा। पूनम तिवारी जी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला। लोक गायिका राजनांदगांव की पूनम तिवारी को प्रतिष्ठित संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022 फोक म्यूजिक कैटेगरी में मिला। याद कर लें इसको। छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार भी दिया गया। दोनों पुरस्कारों को भी आप याद रखें, पूनम तिवारी मैडम और संप्रिया पूजा मैडम। पूनम तिवारी जी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला और संप्रिया पूजा मैडम को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार दिया गया। आगे घटनाक्रम पर बढ़ते हैं। कुदरी बैराज बनेगा पर्यटन स्थल। क्या है कुदरी बैराज? जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी पर कुदरी बैराज स्थित है और ये बन जाएगा छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल और राज्य के ये पर्यटन मैप में शामिल होगा। कुदरी बैराज किस नदी पर है? हसदेव नदी पर। कुदरी बैराज किस नदी पर है?
हसदेव नदी पर। फिर नाम आया है आकर्षी कश्यप का। तो आकर्षी कश्यप इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ की। इन्होंने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता। और केवल इतनी ही उपलब्धियां नहीं हैं, आकर्षी कश्यप एक जाना माना नाम है। आपको इनकी सभी उपलब्धियों पर 60 नोट्स बना लेना है। आकर्षी कश्यप की दिया भी होगा यहां पर, ये देखिए दिया है। कौन है आकर्षी कश्यप? आकर्षी दुर्ग के कसरीडीह में रहने वाली हैं। आकर्षी ने छत्तीसगढ़ के लिए जूनियर और सीनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब जीते हैं, जिनमें गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में एक बार अंडर 15, 2 बार अंडर 17 और एक बार अंडर 19 नेशनल चैंपियन रही हैं। 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के लिए आकर्षी ने पहला गोल्ड जीता था। 16 साल की उम्र में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल हासिल किया। विमेन्स सिंगल्स में आकर्षी कश्यप 2019 में देश की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। आकर्षी कश्यप की वर्ल्ड रैंकिंग 57 है। जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत के उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसी खिलाड़ियों का नाम यदि मेंस में 60 नोट्स में आ जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप आकर्षी कश्यप की उपलब्धियों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, अच्छे मन से समझें। 150 मिलियन टन कोयला उत्पादन का नया रिकॉर्ड। ACCL द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक कोल इंडिया की दूसरी बड़ी अनुषंगी कंपनी ACCL ने 11 फरवरी को वार्षिक उत्पादन का 150 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट समाचार की ओर। फर्स्ट मॉडल कनेक्टिविटी FMC परियोजनाएं, ये भी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत है। आप एक नजर चाहें तो देखें, या अभी आप इस घटनाक्रम से आगे बढ़ सकते हैं। पिछला जितना कुछ आपने पढ़ा उसको आप दोहरा लेंगे, जितना कुछ पढ़ा मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। पिछले अंक को मैंने दोहरा करके भी बताया है। राजीव कुंभ कल्प मेला, तो ये एक बार राजिम पुन्नी मेला हो गया था, इसका नाम राजिम माघी पुन्नी मेला। अब फिर से हो गया है राजिम कुंभ कल्प मेला। माघ पुन्नी के महीने पर होता है। मतलब माघ महीने की पूर्णिमा, माघी पुन्नी मेला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेले का नाम बदलने के लिए संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक के पक्ष में 43 मत मिले, विपक्ष में 30 वोट मिले, जिसके बाद बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक में पारित हो गया। अब राजिम मेला राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा। राजिम कुंभ कल्प क्या है, कुंभ मेला क्या है, इन सब को आप एक बार नोट्स के रूप में जरूर पढ़ें। कभी मुझको बोलेंगे आप तो मैं कुंभ मेले पर विस्तृत जानकारी दूंगा। राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो राजिम में भी 3 नदियों का संगम होगा। आप 100% जानते होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए राजिम में कौन कौन सी 3 नदियां मिलती हैं। राजिम में राजीव लोचन भगवान का मंदिर है, राजिम में कुलेश्वर मंदिर है। कल्पवास क्या होता है मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है आज का वीडियो। यदि आपको लगता है कि मैं इस पर लेक्चर दूं तो ये तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। अब एक लास्ट टॉपिक, इसे आप निबंध के लिए जरूर तैयार रखें और अभी करंट अफेयर में जाने। हसदेव अरण्य, पर्यावरण बनाम कोयला खनन। हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। बीते वर्ष 2023 में नवंबर माह में UAE में COP28 का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के 200 से अधिक देशों ने जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेकर जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 40% घटाने और नवीनीकरण ऊर्जा को 3 गुना बनाने की सहमति दी गई। मतलब हम एक तरफ कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, पर्यावरण के प्रति हम बहुत चिंतित हैं। एक और जहां भारत ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, जलवायु परिवर्तन में अपनी प्रतिबद्धता जारी की, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में सरगुजा का फेफड़ा माने जाने वाले जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के लिए अनुमति दे दिया गया। ये पूरा निबंध आप तैयार करें हसदेव अरण्य पर। मैं इसमें बहुत डिटेल आपको इसमें भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन इस मामले को मैं आपको हिंट देकर के छोड़ रहा हूं। हसदेव अरण्य का मैटर आपको तैयार करके रखना है। चिपको आंदोलन आपको तैयार करके रखना है। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल जी का संबंध था। सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ये चिपको आंदोलन चला था।
और पेड़ से चिपक करके लोगों ने वृक्षों के काटने का विरोध किया था। कुछ ऐसी ही कमोबेश स्थिति हसदेव अरण्य को लेकर के छत्तीसगढ़ में बन रही है। इन सब चीजों को आप तैयार कर लेंगे तो इतना कुछ आपने आज के करंट अफेयर के वीडियो में जाना। मेरे तरफ से मैंने कमी की है राजिम कल्प महोत्सव और हसदेव अरण्य को बताने में। लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए, पर कोई भी शिक्षा है वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मेहनत से चलती है। सब कुछ आप चमत्कार की उम्मीद ना करें और मेरे बताने के बाद भी आपको लिखना और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई विद्या जब आपकी अपनी होगी तब वो परीक्षा हाल में कागजों में उतरेगी। और इस ज्ञान को अपना बनाने के लिए आपको पेन कापी लिख करके मेहनत करना पड़ेगा। सतही हवाई अध्ययन से बाहर आइएगा। वीडियो सुनने और देखने से आपका चयन नहीं होगा। जो मैं वीडियो में बता रहा हूं उन चीजों को कापी में लिखने से आपका चयन होगा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको अपने संस्थान से चयनित विद्यार्थियों के वीडियो भी डालकर बताते ही आ रहा हूं कि उन्होंने कैसी मेहनत की, ताकि आपको मेहनत के लिए प्रेरणा मिले। मैं आपकी मेहनत में सहायक बनते रहूंगा। आपको प्रेरित करने के लिए, आपकी अध्ययन को सही दिशा देने के लिए मैं ऐसे वीडियो निरंतर डालने का लक्ष्य लेकर चल रहा हूं। आप भी इन्हें अन्य विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनके मन में अध्ययन को लेकर जो भ्रम है, अंधाधुंध कुछ भी जो पढ़ते हैं, सही स्रोत नहीं पा सकते हैं, उनको इस तरह के वीडियो मददगार साबित हों। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।